अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जब उस दिन जेल में खान साहब से मिलने गए तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने उनको क्या कहा, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अफगानिस्तान से कुछ खबरें, पाकिस्तान से कुछ खबरें, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ खबरें, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त की, उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द का दौरा मंसूख कर दिया है। ये खबर सामने एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर सरहद पार से जो दहशतगर्दी होती है, वहां पे जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की जानिब से, जिसके ऊपर एहतजाज करते हुए अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के एक वफ्द का कंधार का दौरा मंसूख कर दिया है। ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान की हदूद में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करने या किसी पाकिस्तानी वफ्द के इतवार के रोज कंधार जाने के मंसूख किए जाने के हवाले से पाकिस्तान ने कोई तबसरा नहीं किया। फौज के मीडिया विंग ने भी इन दोनों मामलात पर किसी पेशरफ्त पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान नाराज है और उन्होंने पाकिस्तानी जो वफ्द वहां पे आना था उसका दौरा मंसूख कर दिया है। अच्छा जी, जमात इस्लामी ने जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद है उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे इश्तराक करेंगे, इश्तराक हो सकता है, लेकिन हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत सामने आने के बाद जब से वो अमीर बने तो बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, जमात इस्लामी उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन फिलहाल हाफिज साहब ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऑल्दो कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फॉर्म 45 का भी जिक्र किया, 47 का भी जिक्र किया और कहा कि लोग किस तरह काबिज हुए हैं विदाउट एनी मैंडेट, वो सारी बातें तो उन्होंने की। लेकिन वो जो अपोजिशन का एक अलायंस है उसका वो हिस्सा नहीं बने। आने वाले दिनों में वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जमात इस्लामी की जो सियासत है उसके अंदर हम एक बड़ी शिफ्ट देख सकते हैं नईमुर रहमान साहब के आने के बाद। हाफिज साहब बड़ा खुल के बात करते हैं, मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं, पर ये पहली खबर जो आई है वो तो ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन के साथ अलायंस नहीं बनाया, लेकिन हुकूमत में वो फिर भी तनकीद कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आगे उनकी जो है वो सियासत किस तरफ जाती है और अगर कोई तहरीक वगैरह चलती है जमात इस्लामी उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। सीनियर सहाफी शहबाज राना और कामरान यूसुफ साहब एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं और अपने प्रोग्राम में उन्होंने बात की है कि चीन पाकिस्तान के ऊपर काफी तनकीद कर रहा है। आमतौर पे चीन खुल के किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, बल्कि जब खुल मदद करता है तब भी वो खुल के उस चीज का इजहार नहीं करता। पाकिस्तान की मुख्तलिफ मौकों पे वो मदद कर देते हैं, हमारे कोई जो लोन्स वगैरह हैं उनको रोल ओवर कर देते हैं, लेकिन अब कुछ मामलात के ऊपर उनके तहफुजात हैं और शहबाज राना साहब ने कहा है कि अब वो खुल के इस चीज का इजहार कर रहे हैं जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे ये कहा जा रहा था कि जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीन से ताल्लुकात खराब हो गए तो ये हो गया और वो हो गया, जब दूसरी हुकूमत आएगी तो वो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अभी एहसन इकबाल साहब भी हालिया दिनों में चीन में थे। अभी पाकिस्तान के भी एक हाईली जो हुकूमत का हाईली प्लेस्ड वफ्द है वो भी वहां पे जाएगा। तो उसमें कुछ मामलात हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हुई हैं, वो शहबाज राना साहब ने काफी तफसील से बताया। लेकिन ये बात उन्होंने दी, खबर ये दी इसमें कि चीन भी जो है पाकिस्तान के ऊपर कुछ मामलात के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रहा है और खुल के अब उनके लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सारे मामलात मईशत से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की मौशी हालत, तो IMF बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने तहफुजात का इजहार कर रहा है। फिर IMF ने जो रिपोर्ट 10 मई को जो रिपोर्ट जारी की उसमें पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार है या जो GDP की ग्रोथ है उसके हवाले से भी जिक्र किया। अब 2020, ये IMF की रिपोर्ट है, 2020-21 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तरक्की की रफ्तार थी 5.8%। जी हाँ जी, GDP आपका जो ग्रोथ था वो 5.8% थी। 2021-22 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो 6.2% थी। अच्छा, जब ये उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ उसके बाद जब 2022-23 वाला मामला आ गया तो ग्रोथ चली गई जनाब -2%। जी हाँ जी, -2%। अब मौजूदा इस बरस जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो 2023-24 का जो है फाइनेंशियल ईयर उसमें 2%, अगले साल के लिए 2024-25 के लिए वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ होगा, जो GDP होगा वो 3.5% होगा। मतलब 2020 में 5.8% था, 2021 में 22 में ये 6.2% था और 2025 में 3.5% होगा। 2026 तक ये 4.5% होगा। 2027 तक ये 5% होगा। 2028 तक भी ये 5% होगा।
तो जो इमरान खान ने अचीव किया था 2020 में, ये हुकूमत 2028 तक 8 साल में भी जनाब उस लेवल पे ये नहीं पहुंचेंगे जो IMF इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, जो वो कहते हैं कि उस दौर में इकोनॉमी आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, क्या उस बयानिए में कोई जान है या नहीं है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर काफी ध्यान है, हर किसी का ध्यान है, हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त हो, और मुख्तलिफ जगहों से दोस्त ममालिक जो हैं वो भी हमें मशवरे दे रहे हैं, उधर से स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, बिजनेसमैन भी आ रहे हैं। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए चंद साल IMF के बगैर मुश्किल है। बरतानिया के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ बरतानवी इकोनॉमिस्ट जनाब अदनान कादिर खान साहब, उन्होंने ये कहा है, और कुछ वो आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आके पाकिस्तानी जो मैशत से वाबस्ता हुकूमती शख्सियात हैं जिनका काम है पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना, उनसे मुलाकातें भी की, उनको मशवरे भी दिए। ये जो अदनान खान साहब हैं, इनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को मालूम ना हो। इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से ही है, और इस वक्त जो है वो फॉरेन और कॉमनवेल्थ जो डेवलपमेंट ऑफिस है उसके वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। बरतानवी हुकूमत में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। बरतानवी हुकूमत ने ही उनको पाकिस्तान भेजा था कि जाएं पाकिस्तान के लोगों से आप जाके वहां पे इंटरेक्शन करें, वहां पे जो उनकी इकोनॉमिक टीम है उनको मशवरे दें। और आपने देखा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से भी उन्होंने बात की, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने काफी सारे मशवरे दिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये है कि अदनान साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, और वो पाकिस्तान से ही पढ़े हुए हैं। बाहर जाके भी उन्होंने तालीम हासिल की, PhD वगैरह की, मुख्तलिफ जगहों पे वो पढ़ते रहे, बहुत सारे कोर्सेज किए। लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं, वो UAT से भी पढ़े हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, गालिबन वहां से उन्होंने BSc किया। और उसके साथ साथ वो जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहां से भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है लीडरशिप का। आई डोंट नो, मे बी वो सिविल सर्वेंट थे 96-97 में, और 1991 में गालिबन उन्होंने BSc किया था UAT से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और बाद में फिर उन्होंने 96-97 में जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहां से कोई लीडरशिप कोर्स वगैरह भी किया। तो लगता ही है कि वो पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान से पढ़े लिखे हैं, पंजाब से पढ़े हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अगर जुबानों की बात की जाए तो उर्दू बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, उसके साथ साथ बेसिक लैंग्वेजेस में वो स्पेनिश भी बोल लेते हैं, अरबी भी बोल लेते हैं, सिंधी भी थोड़ी बोल लेते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। लेकिन जो फ्लुएंट है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इसमें वो फ्लुएंट हैं। तो अब ये जो अदनान साहब आके यहाँ पे हमें मशवरे दे रहे हैं और हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सोचना भी चाहिए कि ये हमारा टैलेंट था जिसको हम खुद नर्चर नहीं कर सके, जिसको हम खुद लुक आफ्टर नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान में होते तो क्या पता, अगर ये सिविल सर्वेंट होते तो अभी तक मुअत्तल हो चुके होते, या कहीं पे जनाब ये इनको DRO लगा दिया जाता और ये इलेक्शन को लुक आफ्टर कर रहे होते, या कोई ऐसे मामलात कर रहे होते। तो हमें खुद से ये क्वेश्चन करना है, सोचना है कि क्या वजह है कि जो हमारा टैलेंट है वो पाकिस्तान में जाया हो जाता है, जब बाहर वो जाते हैं वो फ्लरिश करते हैं। क्या इस सिस्टम में हमारे कोई ऐसी खराबियां हैं? यकीनन सिस्टम में हमारे ऐसी खराबियां हैं कि यहाँ पे रहते हुए लोग वो कुछ अचीव नहीं कर सकते जो वो बाहर जाके अचीव करते हैं। तो आज अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बरतानिया में बैठे हुए हैं तो अब किसी वजह से ही बैठे हुए हैं ना, कि बरतानवी हुकूमत ने उनको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है। लेकिन इनका ताल्लुक एंड ऑफ द डे पाकिस्तान से है। वो जो दुनिया भर जो कॉमनवेल्थ के सारे जो कंट्रीज हैं वो इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठा रहे हैं, बरतानवी हुकूमत इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठा रही है, इनके टैलेंट से फायदा उठा रही है, हम भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि ये तो हमारा टैलेंट था जिसको हमने लुक आफ्टर नहीं किया, और अब जो है वो बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं। पर अभी भी यकीनन वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये कुछ चीजें थी, कुछ फैक्ट्स थे उनके हवाले से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बाकी जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि जब सदर आरिफ अलवी साहब मिलने गए इमरान खान साहब से, तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को क्या कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आरिफ अलवी साहब ने इसको खुद भी शेयर किया है। आरिफ अलवी साहब ने बताया कि जब वो गए तो इमरान खान साहब ने उनको देख के कहा कि आइए आइए डॉक्टर साहब आप यहाँ पे बैठें, और उसके साथ साथ उन्होंने खान साहब ने अपने छाती को हाथ लगा के कहा कि कैदी नंबर 804 आपके सामने बैठा है। उन्होंने खान साहब ने ये कहा, और ये मतलब उस मौके के ऊपर भी आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि ना खान साहब में कोई परेशानी थी, ना किसी किस्म का कोई फिक्र था, बल्कि बड़े हशाश बिशाश और बड़े अच्छे मिजाज में उन्होंने कहा कि हंसते हुए कि जनाब आए बैठें, कैदी नंबर 804 आपके सामने बैठा है। तो आरिफ अलवी साहब ने ये चीज शेयर की है
कि ये मेरा उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, और अब आप देख लें कि कितने महीनों से वो कैद में हैं और कितने महीनों तक उनको मजीद कैद में रखने की बातें हो रही हैं, कितने मुकदमात उन पे हैं, कितने सालों की उनको सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका मूड है या फिर जो उनका जो भी जिसे आप कह सकते हैं कि तरीकाकार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कहीं पे कोई फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आई। ये आरिफ अलवी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका हिस्से मजाक भी वैसा ही था और हमने हंसी मजाक भी किया वहां पे। अब आरिफ अलवी साहब से उनकी कुछ और बातें भी हुई वहां पे। आरिफ अलवी साहब को कुछ उन्होंने मैंडेट वगैरह भी दिया कि किस तरीके से एंगेज करना है, किस तरीके से बात करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बार बार ये कह रही है कि इमरान खान से हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान साहब उनसे बात करते हैं तो क्या उनके सियासी बयानी को नुकसान पहुंचेगा? मेरे ख्याल में इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो बात की ऑफर की जा रही है बार बार, इसका बुनियादी मकसद ही ये है कि जनाब डिस्क्रेडिट किया जाए और कहा जाए कि देखें जनाब ये तो इन पे इल्जाम लगाते थे और इनसे ही बातचीत शुरू कर दी है। तो मेरे ख्याल में मौलाना के साथ तो शायद बातचीत हो सकती है, मौलाना के साथ कोई आगे मिल के भी वो चल सकते हैं इस वक्त करंट सूरत हाल के अंदर, लेकिन हुकूमत के साथ वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। और वो बातचीत उनका एक ही है कि जी हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, अदरवाइज जो है हुकूमत से हमने नहीं करनी। पर देखते हैं कि ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। इसमें बैकग्राउंड में काफी पेशरफ्त हो रही है। मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिश है कि मामलात को ठंडा किया जाए और जो पाकिस्तान का सियासी पारा है उसको किसी तरीके से नीचे लेके आए, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो वो जो पहले हमने बात की मईशत वाली, उसमें बेहतरी लाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।